नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल में आज बंगाल से बहुत बड़ी खबर आई और खबर ये आई कि शुवेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया। हालांकि ये सभी को पता था कि शुवेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब तक औपचारिक रूप से इसका ऐलान नहीं हो जाता तब तक कोई भी इसको कहने से कतरा रहे थे। लेकिन ये सभी को पता था कि शुवेंदु अधिकारी ही बनेंगे। और वो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार जीत करके आए हैं या दूसरी बार जीत करके आए हैं, 2 बार सिटिंग मुख्यमंत्री को हरा करके आए हैं। भले वो तृणमूल कांग्रेस में पहले थे, लेकिन अब वो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिस प्रकार से शुवेंदु अधिकारी ने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कुछ वीडियो भी आज हम दिखाएंगे और उस वीडियो को पहले दिखाएंगे, उसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास आपको ले चलें उससे पहले हम आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पिक्चर अपने आप क्लियर होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले शुवेंदु अधिकारी की एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो खास करके योगी आदित्यनाथ के चरणों में किस प्रकार से अपना सर झुकाते हैं। पहले वो वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद एक फायर ब्रांड वीडियो और दिखाएंगे आपको। पहले आप इस वीडियो को देखिए। एक ये वीडियो है और आपको एक वीडियो सुनाते हैं, उस वीडियो को सुनिए। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ जो हमारी साथ जो हमारी साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सीधे संजीव जी आपके पास आते हैं और आपसे जानेंगे कि आज जो एक तो ये अनाउंसमेंट जिसकी लोगों को बहुत प्रतीक्षा थी और वो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया, लेकिन इसके बाद जो हम लोगों का टैगलाइन आज जो हम लोग थंबनेल लगा रहे हैं इस प्रोग्राम में कि घुसपैठियों की अब खैर नहीं। क्या लगता है कि शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वहां से घुसपैठिए जो भी बचे हुए हैं, एक तो बहुत ज्यादा एसआईआर के बाद ही घुसपैठिए जाने लगे थे, लेकिन अब जो बचे हुए हैं उनके माथे पर तो बहुत ज्यादा बल आ गया होगा कि अब तो आ गए, अब तो जाना ही होगा। क्या लगता है आपको? नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व के उसी तरह के ब्रांड हैं जैसे यूपी में योगी जी हैं, में हेमंत बिश्व शर्मा है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। और भले ही वो अलग अलग पार्टियों में रहे, लेकिन बीजेपी की सरकार लाने में, ममता जैसी क्रूर शासक से लड़ने में, टीएमसी जैसी कहे तो चाहे मनी पावर हो, मसल्स पावर हो, मशीनरी हो, उसका सामना जो शुभेंदु अधिकारी ने किया, तो ये जरूर कहा जाना चाहिए कि शुभेंदु के बिना बंगाल में बीजेपी की शुभ लाभ नहीं होगा। और एक और बात मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि शुभेंदु अधिकारी अविवाहित हैं और इस मामले में उनकी तुलना योगी जी से हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर से हो सकती है, और ममता जी और इनमें एक ही समानता है कि ममता जी भी अविवाहित थी और शुभेंदु भी अविवाहित है। इसके अलावा जितनी भी ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति, तोलाबाजी यानी करप्शन, कट मनी यानी हर चीज में कमीशन,
जिहादी एलिमेंट को ममता बनर्जी शरण देती थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए, जब से चुनावी नतीजे आए हैं, यानी जब एग्जिट पोल आया था, तभी जमाती बांग्लादेश के जो भी नेता हैं वो संसद में इस पे गहरा दुख व्यक्त कर रहे। और नाहिद इस्लाम, जो कि यूनुस का चेला, उसने बोला है कि बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान ममता बनर्जी के साथ। आप सोचिए, ममता बनर्जी के पक्ष में बांग्लादेश से आवाज आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्क पोस्ट टाइम जो है उनके पक्ष में बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख रहा। तो अब क्या है ये पूरा मामला, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसी बताएगी। लेकिन अमित शाह जी का भाषण मैंने सुना, पूरा शुभेंदु जी का पूरा भाषण सुना। अमित शाह जी ने एक बात बहुत बड़ी बड़ी बात बोली प्रवीण, और वो हमारे सारे दर्शकों को भी जानना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि भले ही इसको लोग ध्रुवीकरण की राजनीति के बारे में बोलेंगे कि राष्ट्रवाद की जीत हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था बंगाल हमारे लिए, और घुसपैठिए। और ये होम मिनिस्टर का कहना, यूनियन होम मिनिस्टर का, ये सब क्लियर कर देता है कि कितनी बड़ी चुनौती थी। ये केवल दो पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि बंगाल को बचाने की, देश को बचाने की। और देश में जो सेकुलर मॉडल है वो तभी संभव है जब सनातनी या हिंदू बहुसंख्यक, जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं वहां सेकुलरिज्म नहीं चल रहा, चाहे कश्मीर हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे केरल हो। तो जो एक सोशल फैब्रिक है, सेकुलर फैब्रिक है, उसको बचाने के लिए बंगाल में लड़ाई लड़ी गई। और शुभेंदु अधिकारी ने कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली। उन्होंने ये बोला है कि बांग्ला का जो सिस्टम था, यानी कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सीपीएम, ये टीएमसी, इन तीनों ने ऐसा हिंसा का माहौल बनाया। और अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा कि 100 साल से बंगाल किसी न किसी तरह से जलाया जा रहा है, बंगाल में हिंसा की राजनीति हो रही है। और यह इसलिए क्योंकि देखिए 1905 में ढाका में जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और नवाब सलीमुल्लाह ने इसका गठन किया था, बाद में जिन्ना इसमें शामिल हुआ, बाद में मुजीबुर रहमान भी इसमें शामिल हुआ, बहुत सारे लोग शामिल, सूरावर्दी, ये सब जो है उसी के चट्टे पट्टे। तो वहीं से आप, क्योंकि उस समय तो बंगाल ईस्ट और वेस्ट दोनों एक ही था, उस समय से हिंदुओं को क्रश किया जाए। और गांधी जी की आलोचना होती, गांधी जी बचा नहीं पाए बंगाल के हिंदुओं को मरने, कटने और रेप होने। और इसके बावजूद बंगाल के हिंदू कभी कांग्रेस के नाम पर, कभी कम्युनिस्ट के नाम पर, कभी टीएमसी के गुंडाराज पर, या तो उनसे वोट लिया गया या उन्होंने के दिया वो। तो एक सिविलाइजेशनल विक्ट्री है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ। तो इसलिए अमित शाह जी ने कहा कि 100 साल तक बंगाल एक अलग ही दिशा में चलता रहा, और अब जाके बंगाल मुख्य धारा में लौटा है। और इसका नुकसान क्या हुआ कि 15,000 इंडस्ट्री चली गई। ये तो ठीक है संजीव जी कि अमित शाह ने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल था, कि बंगाल की जीत जो है वो मामूली जीत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि घुसपैठिए को लेकर शुभेंदु अधिकारी किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे? क्या आपको लगता है कि जितने भी घुसपैठिए अभी बचे हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बहुत सारे आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, हालांकि वो कोई ऑथेंटिकेट खबर नहीं है, लेकिन जो खबरें चल रही हैं कि लगातार घुसपैठिए जो है वो बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, और अब वो बिल्कुल रहना नहीं चाहते हैं भारत में, क्योंकि उनको पता है कि अगर शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर सीएम बन गए हैं या बन जाएंगे तो उसके बाद जो है उनकी खैर नहीं है। तो आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी कुछ उसी दिशा में काम करेंगे? पहली प्राथमिकता उनकी होगी कि घुसपैठिए को बाहर किया जाए, बाद में और भी जो विकासात्मक कार्य हैं उसको किए जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि पहली चुनौती उनकी, ठीक है, घुसपैठिया है, घुसपैठिया भागेंगे, बचेंगे नहीं। एनआरसी भी होगी अब बंगाल में, क्योंकि अब देखिए घुसपैठिया कैसे आते थे,
करीब 400-500 किलोमीटर का बीच बीच का जगह है जहां पे हम्म फेंसिंग नहीं हुई है, यानी हम्म जो तार बाड़ डाले जाते हैं, तार डाली जाती है, वो नहीं हुआ। और उस बिल्कुल। फेंसिंग में रात में बिजली का करंट भी दौड़ा दिया जाता है ताकि कोई प्रवेश ना करे। लेकिन ये क्या हम्म करती थी, जो भाईपो पिछी और भाईपो पे और उनके चट्टे बट्टे, चोटा चोटी उसको बंगाल में कहते हैं, चोटा चोटी, मतलब उसके हम्म जितने, चाहे वो शौकत मुल्ला हो, जहांगीर खान हो, अनुव्रतो हम्म मंडल हो, इस पर क्या है, फाइल चोरी, गोरू चोरी मतलब गाय चोरी करके भेजना, बालू चोरी, कोयला चोरी, हम्म और वो फर्जी, वो टोल बना के हजारों टोल खड़े कर दिए थे उन्होंने फर्जी। तो वो घुसपैठियों का जो इन्फ्लक्स था उस रास्ते से होता था, और ममता हम्म बनर्जी उस फाइल पे बैठ गई थी, और वो फेंसिंग पूरा होने के लिए जमीन अधिग्रहण ही करने नहीं दे रही थी केंद्र सरकार। हम्म और इसका आरोप भी वो केंद्र सरकार पे लगाती थी, और हाईकोर्ट के बार बार आदेश देने के बावजूद वो तैयार नहीं होती थी। यानी पहला हाँ, ये मामला है कहा तो कि वो संजीव फेंसिंग जी तो घेरा अब, तो जाता था, केंद्रीय केंद्रीय गृह मंत्री को इसको लेकर घेरा जाता था कि बॉर्डर की सुरक्षा तो आपके जिम्मे है, तो फिर घुसपैठिए आ कहां से जा रहे हैं। अरे बॉर्डर की सुरक्षा जरूर केंद्रीय एजेंसी की, केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, और बॉर्डर की सुरक्षा जो है वो खास करके जो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहते हैं उनकी है, बॉर्डर सुरक्षा फोर्स जो तैनात रहती है उनकी है। लेकिन आखिर अगर आप वहां पर जमीन देंगे ही नहीं, तब फिर ये आरोप आखिर क्यों ममता बनर्जी मरती थी केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर कि आपसे सुरक्षा नहीं हो रहा, बॉर्डर की सुरक्षा तो आपकी जिम्मेदारी है, आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं और आप घुसपैठिए का राग अलाप रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों कहती थी, जबकि वो अगर जमीन ही नहीं देंगी तो फेंसिंग का काम कैसे होता वहां पर। अभी आप मुझे थोड़ा निर्बाध बोलने दीजिएगा तब, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही है और मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं। क्योंकि हम्म देखिए, ठीक है, वो पॉलिटिकल ब्लेम गेम चलता है, उसको मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार की भी गलती है। अगर वहां फेंसिंग नहीं है तो वहां पे आप हम्म ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कीजिए, वो ठीक है। दूसरा क्या है, हम्म देखिए कि कल स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, जायसवाल जी, उन्होंने बोला है हम्म कि बांग्लादेश से जो भी घुसपैठी आए हैं उनको वापस भेजा जाए। हम्म और ये बंगाल में नई सरकार के बनने की स्थिति जब बन गई बीजेपी की, तब ये बयान आया। एक बात, हम्म यानी दो बातें हैं, यानी पहले अब फेंसिंग होगी, अब इसकी बाधा समाप्त। दूसरा, हम्म विदेश मंत्रालय का ये बोलना, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम्म गंगा को लेकर, जिसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, वो हम्म गंगा का जो एग्रीमेंट है वो 50 साल पूरे हो गए भारत और हम्म बांग्लादेश के बीच। वो नया एग्रीमेंट होना है सितंबर अक्टूबर में। तो भारत हो सकता है वो शर्त रख देगा कि हम गंगा, और तीस्ता का तो विवाद था ही कि तीस्ता वाला डैम है उसमें हम्म बालू भर जाता है, और गर्मी के समय उनको पानी नहीं मिलता, और बाढ़ के समय सारा पानी चला जाता था बांग्लादेश। तो गर्मी के समय हम्म उनको पानी, और ममता बनर्जी उस तीस्ता एग्रीमेंट होने ही नहीं देती थी। तो दो चीजें, हम्म एक तो ये बात है कि भारत सरकार अब, अगर भारत सरकार में इच्छा शक्ति होगी, विल पावर हो, तो वो हम्म तारिक रहमान सरकार पर ये अपनी शर्त रखेगी। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप तो फॉरेन रिलेशन में ट्रांजैक्शनल होता है कि आप घुसपैठिए हम्म सारे वापस लो, असम से, बंगाल से, मेघालय से, नॉर्थ ईस्ट से, और हम हम्म आपसे एग्रीमेंट करेंगे वाटर का भी, तीस्ता का भी। क्योंकि तीस्ता जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, इमोशनल मुद्दा है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश में जितने भी कट्टरपंथी पार्टियां, और जब बीएनपी हम्म भी अपोजिशन में थी, तो उनका यह कहना था कि तीस्ता की वजह से बाढ़ आता है वहां। हम्म बांग्लादेश में जो बाढ़ आता है तीस्ता की वजह से आता है, और भारत सरकार ये कहती थी कि चूंकि वहां वेस्ट बंगाल में अलग गवर्नमेंट, और वो तैयार नहीं थी, ममता दीदी ने उसको एक इमोशनल इशू बना दिया था कि पश्चिम बंगाल, जस्ट लाइक जो सतलज यमुना लिंक है हम्म इनका पंजाब में, हम्म जैसे एसवाइएल को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया, चाहे कि वो पानी बाढ़ में बह के पाकिस्तान चला गया, लेकिन भगवंत मान बिल्कुल सरकार ने वो पानी हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को नहीं दिया। तो बिल्कुल। वाटर बिकम इमोशनल इशू वेरी इजिली। लोग ये समझते हम्म कि हमारे राज्य का पानी जो है जा रहा है दूसरे देश में जा, तो हम्म तो इसका ये है, आपने पूछा घुसपैठिए का, ये पूरा हम्म एक स्पेक्ट्रम है कि हम घुसपैठिए को वापस भेज सकते हैं। वो कैसे भेज सकते हैं? दो तरीके से भेज सकते हैं।
एक है कि हमारा एग्रीमेंट जो होना है, वाटर एग्रीमेंट जो बिल्कुल नया होगा, उसमें हम ये शर्त रख सकते हैं कि भाई आपको वाटर भी दे रहे हैं हम, आपके मन मुताबिक एग्रीमेंट कर रहे हैं, तीस्ता भी एग्रीमेंट कर रहे हैं कि तीस्ता का भी आपको सारा डाटा हम शेयर करेंगे, और इस तरह से हम कोशिश करेंगे बाढ़ ना आए। और इसके लिए आप हमारे सर पर जो बैठे हुए हैं 2 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी हैं लोग, मुझे लगता है इतने तो होंगे ही होंगे, उनको वापस ले लो, आप उनको वापस ले लो। और अब नहीं, एक जो मूल बात है, संजय देखिए जी, थोड़ा हमारे एनआरसी होगी है दर्शकों को बंगाल में। थोड़ा हमारे हाँ, दर्शकों को क्लियर कीजिए इसको, फिर उसके बाद आप आगे कीजिएगा। थोड़ा हमारे दर्शकों को ये क्लियर कीजिए कि आप जो कह रहे हैं कि 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास जो ये घुसपैठिए हैं, अगर इसको इंटरचेंज का हो जाए कि मतलब हाँ हम ले लेंगे, वापस ले लेंगे, क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से बांग्लादेश इतने घुसपैठियों को जो कि अभी भारत में रह रहे हैं, उनको वो वापस ले लेगी और उनके ऊपर बर्डन नहीं होगा? क्या वो बर्डन उनके ऊपर अगर होता है तो वो क्या इतनी इजीली वो मानने को तैयार हो जाएंगे कि हाँ वो सारे घुसपैठिए वापस ले लेंगे? नहीं देखिए, तो बांग्लादेश के को सोच रहा है, क्योंकि अभी देखिए मैं बताऊं आपको कि चाहे वो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां घुसपैठिए जो हैं वो खटमल की तरह रिसोर्सेस को चूस रहे हैं, सक कर रहे हैं। और देखिए, अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो वो क्या है, सरकार पर निर्भर है, ये सब अशिक्षित हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए अधिकतर। तो अगर वो आप गवर्नमेंट का जो फंडिंग है, फिनांस है, उसको काट देंगे लाइन, तो ये अपने आप भी वापस चले जाएंगे। ये आए क्यों है? ये तो इस उम्मीद में आए कि बेहतर जीवन मिलेगा। लेकिन मदरसा का मैं बता रहा हूं, बजट हजारों करोड़ में ममता बनर्जी की सरकार ने दिया, क्या जरूरत है? और मदरसे में ये बच्चे आके पढ़ते हैं और बाद में जिहाद करते हैं। तो आप उस ब्लड लाइन क्या है, फिनांस। एक किसी ने कहा था, मैं असहमत भी हूं इस मुद्दे पर, लेकिन एक डॉकिंस जो है, रिचर्ड डॉकिंस ने शायद उन्होंने कहा था कि जो एक्सट्रीम और फंडामेंटलिस्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट। और आप देखिए, जहां भी सर्वाइव है उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट है, ये उनका विचार है। और मुझे लगता है ईरान में आप देखिए हिजबुल्लाह, हमास, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पाकिस्तान में देखिए लश्कर तोयबा या जो मुजाहिदीन के जितने भी उसके हैं, वो सब फॉर्म उसको स्टेट्स पैसा देती, वो खुद से अर्न नहीं कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप सरकार पहले ब्लड लाइन काटे उसका फ्लो। अगर मदरसे में वो पैसा जा रहा है और वहां बच्चे पढ़ने के लिए आज से भी और बाद में फिर वो जिहादी बन के फटेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप उस पर एक्शन लीजिए। दूसरी बात क्या है, हाँ नहीं ये बताइए संजीव जी, आप सवाल पूछिए। हाँ ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे ये जो ममता बनर्जी अभी इस प्रकार से कहने लगी थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगी या वो सब जो भी वो ड्रामा कर रही थी, उस ड्रामे के पीछे आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ ममता बनर्जी और टीएमसी अपने से इसको इस प्रकार से कर रही थी, या इसके पीछे कुछ बाहरी शक्तियां हैं जिनको ये लग रहा है कि अगर ये घुसपैठिए चले जाएंगे और बॉर्डर पर इस तरह से फेंसिंग के कार्य हो जाएंगे, तो जो बाकी गतिविधि खास करके जितने भी आप जो कह रहे हैं जिहादी एलिमेंट टाइप के जो हैं, उनको जो यहाँ पर भारत में भेजा जाता था वो भेजना अब आसान नहीं हो जाएगा। इसके लिए बाहर से तो कहीं नहीं ममता बनर्जी को कुछ फंडिंग हो रही है, और बाहर से ये बयान कहने के लिए दिया जा रहा है कि आप इस प्रकार से उग्र रहिए। देखिए, लीगली हम ये बात तब कहते जब केंद्र सरकार ने इस पर कोई मामला दर्ज किया होता या खुफिया एजेंसी ने इस पर रिपोर्टिंग की होती और सरकार ने कहा घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं एक दूसरे स्तर से बोल रहा हूं, अगर बीजेपी बंगाल में जीत रही तो पाकिस्तान में क्यों खलबली है? पाकिस्तान का मीडिया क्यों रो रहा है? पूरा यूएसए का मीडिया क्यों रो रहा है? ब्रिटेन का मीडिया क्यों रो रहा है? इसके अलावा अल जजीरा क्यों दुखी है, वो क्यों रो रहा है? अल जजीरा जहां पूरे गल्फ नेशन में कहीं डेमोक्रेसी नहीं, कहीं वोटिंग राइट नहीं, वो भारत के डेमोक्रेसी पर डिस्कशन कर रहा है। व्हाट एन आयरनी। ठीक है, और बांग्लादेश के लोग पागल हुए पड़े हैं कि ममता बनर्जी हार गई। अरे तुमने तो जीते हुए शेख हसीना को इलेक्शन में बेइज्जत करके भगाया और उसके अंतःवस्त्र तक दिखाए तुमने। बांग्लादेशियों ने क्या नहीं लूटा।
और यहाँ डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, तुम्हें क्या अधिकार है बोलने का? तुम्हें क्या? और वो सब ममता बनर्जी के ही पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? सवाल तो ये है। क्योंकि देखिए, विदेश नीति तो केंद्र सरकार का विषय है, यूनियन लिस्ट में है। तारिक, चाहे ममता बनर्जी बंगाल में रहती ना रहती, तारिक रहमान को जो भी लेन देन करना है वो तो भारत सरकार से ही करता। तो फिर आखिर क्यों बांग्ला, और इस पर विरोध जताना चाहिए भारत सरकार कि भाई क्यों बांग्लादेश के लोग जो है, खास करके पॉलिटिकल लीडर्स, इलेक्टेड पार्लियामेंट्रियंस लाइक नाहिद इस्लाम, जो यूनुस का चेला था और जो उसने एक स्टूडेंट यूनियन का पार्टी भी बना। हाँ, अख्तर हुसैन भी, बिल्कुल अख्तर हुसैन ने बयान दिया। मैं एक कोशिश ये कर रहा था, अगर आपके पास संभव हो तो अगर आप वो इलेक्शन कमीशन का वो मैप अगर हमारे दर्शकों को दिखाते तो उससे क्लियर हो जाता कि नेशनल थ्रेट हम क्यों कह रहे हैं, या अमित शाह जी ने क्यों कहा। अगर वो मैप, केवल आप मैप अगर इलेक्शन कमीशन के उस साइड से निकाल के दिखा सके हमारे दर्शकों को। बिल्कुल दिखा रहा हूं, मैं बिल्कुल दिखा रहा हूं आपको। 1 मिनट के अंदर मैं वो मैप भी दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से जो एक तो जीत का जो सेक्शन है वो भी, और बॉर्डर इलाका हम उसमें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जी 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 प्रवीण जी, हाँ, उसमें मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, वहां देखिए 2 चिकन नेक है एक तरफ। हाँ, इसको अगर आप जूम कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल मैं कर देता हूं। हाँ बिल्कुल। अभी ऊपर जो नॉर्थ बंगाल का हिस्सा है उसके नीचे देखिए जो ब्लू है, ब्लू एक पतला सा गलियारा, वो सब टीएमसी ने जीते हैं। वाई? क्योंकि डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई है। फिर उसके नीचे देखिए थोड़ा सा भगवा है, और उसके जस्ट नीचे फिर एक पतला गलियारा है, और पूरे पतले गलियारे में टीएमसी जीती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो गलियारा है, ये गलियारा आप देखिए। उसके बाद फिर आप आ जाइए यहाँ पर जी, और उसके बाद वो नीचे सुंदरवन वाला इलाका हो जाता है, जो संदेश खाली वगैरह जो नीचे है साउथ बंगाल में। इसके अलावा साउथ बंगाल मेन लैंड में वो नहीं जीत पाए। और एक जो वो ब्लू है वो आईएसएफ और उसका है, नौशाद सिद्दीकी और हुमायूं कबीर का, और रेड वाला एक सीपीएम का। मेरा ये कहना है कि इस इलाके में जहां ये चिकन नेक है, जहां पतला सा कॉरिडोर है, उसके उस तरफ बांग्लादेश है, वहां सब टीएमसी क्यों जीत रही है? वहां टीएमसी क्यों जीत रही है? डेमोग्राफी इस तरह से बदल गई है, ये नेशनल थ्रेट। इसीलिए यूनियन होम मिनिस्टर ने का एक लाइन बोलना ही, क्योंकि वो भारत के गृह मंत्री, आधुनिक भारत के वो चाणक्य हैं, और उनका ये कहना कि ये नेशनल थ्रेट था ये राज्य, इसमें जो घुसपैठी है, राज्य नहीं, इसमें जो घुसपैठी है, और ये बंगाल की मूल संस्कृति को समाप्त कर रहे हैं। बांग्ला जो एक नेशनलिस्टिक थिंकिंग है, एक रिसर्च, आर्ट, कल्चर, आज उन्होंने बोला भी आर्ट, कल्चर, और उन्होंने बोला कि एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे है मुंबई में, उसी तरह यहां बनाया जाएगा कोलकाता में, और पूरी उसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी फाइनेंशियली कि लोक कलाकार और जितने भी आर्ट है, पेंटिंग्स हैं, बुक्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, वो यहाँ पब्लिश हो सकते। तो आप सोचिए कि पूरे एक नैरेटिव पर कब्जा कर लिया, और इसको हिंदू मुस्लिम का रूप देकर टीएमसी ये साबित करना चाहती है पोलराइज इलेक्शन नहीं, पोलराइज इलेक्शन नहीं है ये। जो मूल मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमान, वो भले उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे ने टीएमसी के भी खिलाफ। नहीं, थोड़ा सा एक सवाल मेरा बंगाल से हटकर असम को लेकर हो जाता है, क्योंकि जो बदरुद्दीन अजमल हैं, उनका एक बयान आया कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग हो गई है। आपको लगता है कि कांग्रेस एक तो बंगाल में जो है वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ती है, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी चुनाव हारती है, राहुल गांधी सपोर्ट में आ जाते हैं। उधर बदरुद्दीन अजमल ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग बन गई है। तो क्या उधर का मुस्लिम लीग का उनका जो कनेक्शन है वो क्या ममता बनर्जी तक भी आता है क्या? हाँ, ममता बनर्जी के भी एक कैंडिडेट जीते हैं, वो माइनॉरिटी से। देखिए, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, उस रूप में नहीं देखना है। और ये बात भले हिमंता बिस्वा शर्मा को लोग कट्टर कहते हो, कट्टर हिंदू कहते हो, उन्होंने 50 बार, और मैंने सुना है
50 बार ये बोला है, उन्होंने फर्क किया है। बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं और जो हम्म असम के मूल मुस्लिम है, उसमें एक फर्क, आप दो फर्क आएगा। एक तो हम्म जो असम के मूल मुस्लिम हैं वो हम्म अहमी भाषा में बोलते हैं, अखम भाषा। 100 शब्द हम लोग बोलते हैं, अखम वो लोग बोलते हैं। तो हम्म अखमिया भाषा वो बोलते हैं, बट जो बांग्लादेशी घुसपैठिए इज नॉट एबल टू स्पीक असमी लैंग्वेज। तो हम्म इससे पता चल जाता है, जैसे भोजपुर के इलाके में अगर कोई अंग का आदमी अंग का, बोलेगा तो पता बिल्कुल। चल जाएगा कि ये दूसरे जगह का है। तो हम्म ये, और दूसरा पहनावा, जो असम के मुस्लिम का पहनावा है, जो संस्कृति है, वो हम्म वहां के असम के हिंदुओं से मिलती जुलती। मैंने एक वीडियो देखी, मैं अपने दर्शकों से बताऊं, बिहार में आप देखिए हम्म अधिकतर मुस्लिम महिलाएं विवाह में जो हैं वो सिंदूर लगाती हैं। एक बात बिल्कुल। मैंने इधर देखा कि बिहार में, बिहार का ही एक वीडियो था कि एक मुस्लिम भाई ने नई बाइक खरीदी थी और उनकी हम्म माता जी, बुजुर्ग अम्मी जो थी, वो उसकी पूजा कर रही थी, वो अगरबत्ती और उससे। इट्स हम्म हिंदू कल्चर, हम्म इट्स हिंदू कल्चर। बट उनका रिलीजन जैसे भले ही बदल गया हो, बट वो हम्म कल्चर इम्ब्रेस करती है, जो इंडिजिनियस कल्चर है, जो मूल कल्चर है उनका। जैसे इंडोनेशिया में मुस्लिम है, लेकिन हाँ, उनके लेकिन वो राम की नोट पूजा, पर बिल्कुल। भगवान राम की तस्वीर है। उनका हम्म एयरलाइंस में गरुड़ा है, जो भगवान विष्णु का वाहन रहा है। और हम्म माँ सरस्वती की आपको प्रतिमा मिल जाएगी। इवन बाली में तो हम्म, पूरा हिंदू ही हिंदू है। और बहुत सारे बिल्कुल। उनके कल्चर, हिंदू ट्रेडिशन, रामायण वहां पे वो करते हैं नाटक, और सारे मुस्लिम पात्र होते हैं उसमें। हम्म तो और एक, तो देखिए, रिलीजन अलग है और कल्चर अलग तो जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे तो वो उन्होंने कहा भी था कि मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं भारत में हूं या इंडोनेशिया में हूं। है। बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आ, उनके मुस्लिम एमएलए होने पर सवाल नहीं कर रहे हैं। हम्म उन हिमंता विश्व शर्मा ये कह रहे हैं कि असम के मुस्लिमों को उनका हक मिले। वो हम्म बांग्लादेशी या कोई और आके उस पे कंट्रोल ना कर ले। जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं, इससे लोग समझ जाएंगे। जैसे महाराष्ट्र में हम्म बिहारी हिंदुओं का भी राज ठाकरे विरोध करते हैं। वो क्यों ये विरोध करते हैं? दक्षिण भारतीय हिंदुओं का भी विरोध करते हैं, उसमें तो हम्म रिलीजन सेम है, लेकिन फिर अच्छा, भी उनको विरोध ये करते लगता है हैं। कि मराठी को जो जो रिसोर्सेज है उस पर मराठी का कब्जा हो और मराठी वहां से फले फूले आगे बढ़े, इसलिए बिल्कुल, ऐसा वो। इसमें बिल्कुल। इसका जो डायमेंशन है वो इकोनॉमिक डायमेंशन है, बट पार्टी उसको अपने अपने हिसाब से रिलीजियस हम्म एंगल देना चाहती है। और जो अजमल जी ने कहा, उन्होंने हम्म ये, इस एक तो उनको चिढ़ थी कि सारे मुस्लिम वोटर रजिस्टर, और जब हम असम पे चर्चा कर रहे थे प्रवीण जी, तो बाय एंड लार्ज हम्म हमने सब चर्चा की थी कि जो मुस्लिम्स हैं वो ज्यादातर हम्म वोट कांग्रेस को देंगे। ये कई बार हमने अपने प्रोग्राम में कहा। बिल्कुल। तो अजमल की तो पहले खीस निकली कि उसके मुस्लिम वोटर्स चले गए कांग्रेस के पास। हम्म लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि ये मुस्लिम लीग जैसी हो गई कांग्रेस, इसलिए हम्म कही कि जोरहाट हम्म सीट से गौरव गोगोई का हारना, इसका मतलब है हम्म जो अहोम अहोम जाति जो थी 10-12% पूरे असम में है, अहोम ने वो भी विमुख हो गई। वोट नहीं दिया कांग्रेस को। तो केवल हम्म मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास रह गया। और ये बंगाल में भी 2 मुस्लिम कैंडिडेट जीते, बिल्कुल। और वहां तृणमूल कांग्रेस के भी 32-33 मुस्लिम विधायक जीते हैं। और ऐसी हम्म चर्चा चल रही है कि टीएमसी ने विधायक दल का अपना नेता नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? ममता बनर्जी तो है नहीं। अब हम्म अगर मान लीजिए उनके सामने संकट है कि ये 33 जो टीएमसी के मुस्लिम है, 33 या 34 विधायक जीते हैं, हम्म वो उनको मुस्लिम ऐसे भी वोट देगा। वो तो ममता बनर्जी हम्म के दम पे जीते नहीं है, वो तो हिंदू बिल्कुल। वोट से जीते नहीं है। वो 60% हम्म या 50% मुस्लिम वोटर्स थे, और 70 ऐसी सीटें हैं जहां केवल मुस्लिम वोटरों से निर्णय होता है अभी तक। बिल्कुल। तो वो टूट के अगर, हो सकता है फिरहाद हकीम वो लेके विधायकों को निकल ले, अपनी पार्टी हम्म बना ले। दूसरा, जो हिंदू विधायक है टीएमसी के, हम्म उनमें अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और ये 50 नेताओं की बाइट आ चुकी है कि अभिषेक बनर्जी बिल्कुल। को पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाते, कॉर्पोरेट कंपनी चलाते हैं आईपैक्स के साथ हम्म मिलकर। सीनियर नेताओं की इज्जत नहीं करते, किसी की सुनते नहीं, अपनी बात थोपते, और फिर उन पर जो आरोप हैं तरह तरह के, वो सरकार जांचेगी। और इसमें स्पष्ट है कि वो कमीशन बनेगा। संदेश खाली में भी शौकत मुल्ला
ये जो हरकत थी उस पे बनेगी बनेगी। जहांगीर खान जो फाल्टा में जो कर रहा था, अनुव्रत मंडल, सब पे एक स्पेशल कमीशन फॉर्म किया जाएगा। अभिषेक बनर्जी के भी कारनामों पर फॉर्म किया जाएगा कमीशन। तो मान लीजिए अभिषेक बनर्जी जेल चले जाते हैं 6 महीने के लिए, जो बचे हुए जो हिंदू एमएलए हैं वो क्या करें? अब उनको तो कोई वहां नेतृत्व करने वाला होगा नहीं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इनडायरेक्ट रूप में संजीव जी ये कह रहे हैं कि वो सभी धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे अगर 2/3 से अगर टूट जाए तो। देखिए उसमें ये है, 2/3 की बात नहीं है, उसमें ये है कि मुस्लिम अपना एक मोर्चा बना लेंगे और वो अपने हिसाब से बार्गेन करेंगे सरकार से। मान लीजिए उनको कुछ चाहिए तो वो ऐसा दिखाएंगे कि वो ममता बनर्जी के विरोध में है, और हो सकता है कुछ विधायक बयान भी दें, मुस्लिम विधायक ममता बनर्जी के खिलाफ, ताकि वो, भाई बिना सरकार के सहयोग के आप कुछ नहीं कर सकते अपने विधानसभा। और बहुत सारों पर क्या होता है, विधायकों पे बहुत सारे करप्शन के मामले होते हैं, मारपीट और जो हिंसा की राजनीति है बंगाल में, तो वो सारे फाइल खुल जाएंगे, बहुत सारे अरेस्ट हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगला जब राज्यसभा चुनाव होगा तब असली सीन आपको नजर आएगा, कौन विधायक कहां भागा, किधर शिफ्ट हो रहा है। अच्छा हाँ, और मुस्लिम जितनी वो इलेक्टोरेट है वहां की मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें लड़ाई होगी अब हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी में, फुरफुरा शरीफ और नौशाद सिद्दीकी के आईएसएफ में, और टीएमसी में भी लड़ाई होगी, कांग्रेस भी, सीपीएम भी, मतलब मुस्लिम। और हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि सारे मुस्लिम विधायक एक साथ आकर कुछ बांग्ला मुस्लिम लीग या आईयूएमएल के तर्ज पे अपनी पार्टी बना लें, और वो बीजेपी की राजनीति को सूट करेगा। क्योंकि देखिए आगे होगा एनआरसी, उसमें घुसपैठिए और पकड़े जाए, क्योंकि वहां के लोगों का कहना है, और मैंने कई पत्रकारों से बात की तो उनका यह कहना है कि अभी भी 20% 30% इलेक्टोरल रोल में बांग्लादेशी घुसपैठी है। दूसरा, परिसीमन जब होगा तो जो असम में हुआ कि 31 सीटें 32 सीटें पहले मुस्लिम प्रभाव में थी, वो घट के 19 पे आ गई, और आप देखिए 19 20 21 जीते हैं सब मिला जुला के जो मुस्लिम विधायक। तो वो परिसीमन से भी संख्या घटेगी, और मुझे लगता है कि चिकन नेक को अलग तरीके से कंट्रोल भी सरकार करेगी, तो टीएमसी बिखर जाएगी। देखिए ऐसी पार्टियां, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है वो चलती कैसे है, इस पे अगर कभी विस्तार से चर्चा होगी तो बताऊंगा, लेकिन नटसेल में बता देता हूं। ऐसी पार्टियां चलती हैं फंड से, यानी जो उनके कैडर होते हैं उनको कुछ रिसोर्सेज दिया जाता है, लूटने की छूट दी जाती है। अब वो सरकार में है नहीं ममता बनर्जी, और आएंगे भी नहीं, जो बंगाल का ट्रेंड है। तो उनका जब लोकल कैडर ही समाप्त हो जाएगा और आगे जब पंचायत चुनाव होगा तो उसमें वास्ट क्लीन स्विप हो जाएगी, टीएमसी फिनिश हो जाएगी। और जब आपका वार्ड मेंबर खत्म, मुखिया खत्म, चेयरमैन खत्म, मेयर खत्म, तो आपका तो लोकल लेवल का ग्राउंड ही खत्म हो जाएगा। तो बिना नींव के मकान चाहे कितना भी शानदार हो, कितने समय टिक सकता है। तो टीएमसी एक पार्टी के रूप में ज्यादा दिनों तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, साल 2 साल में आप देखिए क्या होता है। और बीजेपी अपने विरोधियों को स्लो डेथ देती है, और अगर कोई सिंबॉलिक क्रिमिनल है, हो गया, चाहे अतीक अहमद है या वो अंसारी है जैसे यूपी में था, तो उसको सबके सामने उसका हो गया राम नाम सत्य। तो शौकत मुल्ला और जहांगीर खान मुझे लगता है 2 हिट लिस्ट में है, जांच होगी और फिर होना है होगा। सही समय पर बकरे की बलि काली पूजा में ही दी जाती है ना, जब पूजा का समय आता है तो दी जाएगी, ये सब बलि के बकरे बनेंगे। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। तो बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूआईबी के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।